बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एग्जाम्पशंस जो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में है, जो रहेगी भी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये काफ़ी सिंपल है। इसको एक एक करके हम डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो दूसरे मुल्क का कोई सरकारी मुलाजिम है जो पाकिस्तान में आके अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी सैलरी इनकम की बात हो रही है कि इस बंदे की जो सैलरी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स if employee citizen of foreign country and not citizen of Pakistan. Services performed are similar to those performed by employees of federal government in the foreign countries. Foreign government grants similar exemption to the employees of federal government performing similar services in such foreign country. So ये बेसिकली ये बेनिफिट हासिल करने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ये बेनिफिट हासिल करने के लिए, यानी क्या बेनिफिट कि उसकी सैलरी एग्जाम्प्ट हो, इसलिए ज़रूरी है कि उस फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर जिस मुल्क से आया हुआ है वहाँ पे पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी वो सारी की सारी एग्जाम्पशन अवेलेबल हो। तो अगर हमारे सरकारी मुलाजिम की वहाँ पे सैलरी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, तो वहाँ के सरकारी मुलाजिम जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। तो इट्स अ रेसिप्रोकल एग्जाम्पशन जो दो मुल्क आपस में डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरह जो ये सिंपल, इसमें आपने ये याद रख लेना है, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअल्स हु आर एंटाइटल्ड टू प्रिविलेजेस अंडर डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट, ये जितने भी एक्ट्स और रूल्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये एक्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। और जिन लोगों को भी जो अक़वाम मुत्तहिदा के या डिप्लोमेटिक मिशंस के जो एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान में आते हैं, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस हासिल होते हैं। उन प्रिविलेजेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर डेजिग्नेशन, उनको जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं तो क्या वो टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे। तो अगर वो जो प्रिविलेजेस हैं वो इन अकॉर्डेंस विद दीज लॉज हैं, तो फिर वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होंगे, अदरवाइज वो टैक्सेबल होंगे। तो सिंपल ये लॉज के नाम थोड़े से याद रख लीजिएगा। थर्ड वन इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, पाकिस्तान का जो टैक्स लॉ है उसके अंदर एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसमें एक चीज ये लिखी हुई है कि अगर दो मुल्कों के दरमियान, दो मुल्कों में से एक मुल्क डेफिनेटली पाकिस्तान होगा, कि अगर पाकिस्तान का किसी और कंट्री के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो जब वो या कोई बिजनेस एग्रीमेंट हो रहा है, तो उस वक्त टैक्स एक बहुत बड़ा अंडर कंसिडरेशन मामला होता है कि ये जो बिजनेस पाकिस्तान में आएगा, क्या इसको कुछ एग्जाम्पशन हासिल होंगी टैक्स की या नहीं होंगी। क्योंकि हो सकता है उस कंट्री के टैक्स लॉज जो हैं उसको टैक्स करते हों। मतलब डिफरेंट एक वैरायटीज हो सकती हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के लॉज डिफरेंट हैं। तो पाकिस्तान में जब कोई बिजनेस आएगा, एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो क्या उसको एग्जाम्पशन हासिल होंगी या नहीं होंगी। तो ये दोनों मुल्क आपस में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको बोला जाता है टैक्स ट्रीटी। तो टैक्स ट्रीटी जो है उसमें अगर किसी इनकम को कहा गया कि वो एग्जेम्प्ट होगी, वो एग्जेम्प्ट होगी, तो भले वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्सेबल भी हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्सेबल भी हो पाकिस्तान में, तो भी उसको क्या तस्वर किया जाएगा, उसको एग्जेम्प्ट ही तस्वर किया जाएगा। तो टैक्स ट्रीटी जो है उसके बारे में पहली बात ये कि इफ पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स एन इनकम अंडर टैक्स ट्रीटी, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। दूसरी बात, अगर कोई एड एग्रीमेंट है, एड एग्रीमेंट है यानी कि आपको कोई इमदाद मिल रही है, और उस वो जो एड एग्रीमेंट होगा उसमें ज़ाहिर है कुछ लोगों को तनख्वाह भी दी जाएगी उस जो भी एड के मकासद हैं उसको हासिल करने के लिए। तो जो सैलरी दी जाएगी, सैलरी रिसीव्ड अंडर एन एड एग्रीमेंट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। तो उस एड एग्रीमेंट, ज़ाहिर है कुछ पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो जो उस उन पैसों में से जो तनख्वाह दी जाएगी वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। लेकिन कौन सी तनख्वाह, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि सैलरी रिसीव बाय इंडिविजुअल हु इज नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, exemption will be to the extent provided in the aid agreement. Aid agreement is between federal government एंड फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर फेडरल गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, इसी तरह इस यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ इदारे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो ADB इज ऑल्सो अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फेडरल गवर्नमेंट और इसके दरमियान एग्रीमेंट हो, या फिर फेडरल गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट के दरमियान एग्रीमेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल इज नॉट रेजिडेंट और इज रेजिडेंट solely for performance of services under aid agreement. In case aid agreement is with foreign government, then individual should be citizen of that country.
तो यहाँ पे देखें फॉरेन गवर्नमेंट के साथ भी एग्रीमेंट की बात हो रही थी और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें कि अगर ये वाला एग्रीमेंट है तो जिसकी सैलरी को एग्जाम फ्रॉम टैक्स करना है वो जरूरी है कि उसी मुल्क से ताल्लुक रखता हो जिस मुल्क के साथ वो एड एग्रीमेंट हो रहा है। सैलरी इज पेड आउट ऑफ फंड रिलीज टू पाकिस्तान अंडर एड एग्रीमेंट। ये थ्योरेटिकली एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको खास तौर पे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में 3-4 नंबर का। एनी इनकम अंडर बायलैटरल और मल्टीलैटरल टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट। बायलैटरल से मुराद ये जहाँ पे दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा हो, और मल्टीलैटरल से मुराद ये है कि एक से ज्यादा पार्टीज हैं, वो 3 भी हो सकती हैं और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो रहा हो, या 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, वो आपस में कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो मल्टीलैटरल टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट। सो अब ये जो एग्रीमेंट है ये टेक्निकल असिस्टेंस यानी कि तकनीकी महारत प्रोवाइड करने का कोई एग्रीमेंट है जो आपका मुल्क किसी और मुल्क या एक से ज्यादा मुल्कों के साथ करने जा रहा है। तो फिर उस में यहाँ पे बात हो रही है एनी इनकम की। पहले बात हो रही थी सैलरी इनकम की, अब बात हो रही है एनी इनकम की। तो एनी इनकम विल बी एग्जेम्प्ट। इनकम इज रिसीव बाय पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, इसका मतलब पर्सन जो है वो जो हमने कहा था कि वो इसमें इंडिविजुअल भी शामिल है, इसमें एओपी भी शामिल है, इसमें कंपनी भी शामिल है। ठीक है। पर्सन इज एंगेज एज कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट और एक्सपर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। Exemption will be to the extent provided in the agreement. Agreement is between so and so। ये अभी यहाँ पे जो बात हुई थी वही सेम बात यहाँ पे हो रही है। Project is financed out of funds released in accordance with the agreement, and person is not citizen or is resident solely for performance of services under the agreement, and income is paid out of funds। ये भी अगेन theoretically इसको आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है, 4-5 नंबर का टेस्ट हो सकता है एग्जाम में। Perquisites without marginal cost to the employer। marginal cost to the employer इसका मीनिंग ये है कि एम्प्लॉयर ने अगर आपको कोई बेनिफिट देना हो तो उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट बियर ना करनी पड़े। इसके लिए आप ये देखो कि बाज बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट नहीं होती या बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एयरलाइन का बिजनेस है। एयरलाइन का बिजनेस क्या है कि एयरक्राफ्ट ने अपने एक रूटीन से जाना है और जो उसका शेड्यूल है उससे आगे उसने फ्लाई करना है और आगे जाना है। नाउ अब एयरक्राफ्ट के अंदर अगर फर्ज करो कि 200 पैसेंजर्स की गुंजाइश है, तो अब इसमें अगर 80 पैसेंजर्स हैं तो रेवेन्यू 80 पैसेंजर्स का आएगा, लेकिन कॉस्ट तो पूरे एयरक्राफ्ट की वही है। अगर इसमें यानी फ्यूल कॉस्ट और वो सारा जिसने उसने रॉयल्टी पे करनी है ये उसके ऊपर रनवेज के लिए जो भी जहाँ पे लैंड करना है एयरपोर्ट, वो जो पेमेंट करनी है वो सारी की सारी, अगर इसमें 180 पैसेंजर्स हैं तो भी कॉस्ट तो सेम ही है। अगर इसमें 8 पैसेंजर्स हैं तो भी कॉस्ट सेम ही है। अगर एक पैसेंजर तो ये एयरलाइन बिजनेस ऐसा है कि इसमें कॉस्ट जो है वो वेरी नहीं करती आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दैट इज जीरो। दे अगर एक एयरलाइन एक एयरलाइन जो है वो अपने किसी एम्प्लॉय को कहती है जी कि हम आपको फ्री टिकट देंगे, तो उसके लिए एयरलाइन को कोई खर्चा मजीद नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि जहाज जा रहा है खाली सीट पे उसको भी बिठा देंगे। तो अब ये सिर्फ मैंने मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन किया है, मैंने ये नहीं कहा कि एयरलाइन जो है उसके लिए ये प्रोविजन ऑफ लॉ है। ये प्रोविजन ऑफ लॉ किन बिजनेसेस के लिए है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। होटल और रेस्टोरेंट के लिए है कि अगर वो फ्री या सब्सिडाइज फूड देते हैं अपने एम्प्लॉय को ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए है कि अगर वो फ्री या सब्सिडाइज एजुकेशन देता है अपने एम्प्लॉय, अगेन एम्प्लॉय को दे रहा है या उसके बच्चों को। इसी तरह हॉस्पिटल कोई फ्री या सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है। तो इन ये सारे बेनिफिट्स, ये तीनों के तीनों बेनिफिट्स टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होंगे, यानी एम्प्लॉय को जब ये बेनिफिट इन एम्प्लॉयर से मिलेंगे तो वो टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कोई इसके लिए एडिशनल कॉस्ट बियर नहीं की है। एनी अदर नोटिफाइड बाय एफबीआर, तो वो अभी तक कोई एफबीआर ने नोटिफाई किए नहीं। तो ये तीन बस अब आपको जहन में रखने हैं जी, कि ये बेनिफिट अगर मिल रहे होंगे तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। स्पेशल अलाउंस, कोई भी स्पेशल अलाउंस आपको मिले जो सिर्फ इसलिए मिल रहा हो, ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस होली नेसेसरी इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, यानी कि ऑफिस का एक्सपेंस मीट करने के लिए आपको अगर कोई अलाउंस दिया जाए, कोई फिक्स अमाउंट। इसकी सबसे जो बड़ी एग्जांपल्स हैं वो ट्रैवलिंग अलाउंस है,
जब आपने शहर से बाहर ट्रैवल करना होता है ऑफिस के काम के लिए, तो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। और डेली अलाउंस दिया जाता है कुछ खाने पीने के अखराजात मीट करने के लिए। तो ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है और डेली अलाउंस है, ये ऑफिस के खर्चे मीट करने के लिए दिया जाता है। और ये जो अलाउंसेस हैं ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। सिर्फ दो अलाउंसेस का यहाँ पे जिक्र हुआ है, कन्वेंस एंड एंटरटेनमेंट। ये अलाउंस भी आपको मिल रहा होता है, लेकिन ये टैक्सेबल होगा। ऑल्दो इन दोनों अलाउंसेस का मकसद भी ऑफिस का ही खर्चा मीट करना है। मतलब जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो आपने अपने बिजनेस के कस्टमर्स की ही एंटरटेनमेंट करनी होगी, लेकिन ये टैक्सेबल होगा। टैक्स लॉ ने इन दो को टैक्सेबल कहा हुआ है, कन्वेंस और एंटरटेनमेंट। बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं अगर वो ऑफिस के एक्सपेंस को मीट करने के लिए मिलेंगे तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होंगे। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड है जी नेक्स्ट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड से अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं एज ए वर्कर, तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होंगे। ये एक सिंपल सी प्रोविजन है, अ, बहुत अनलाइकली टू बी टेस्टेड इन न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल सिचुएशन। सैलरी इनकम ऑफ सी फारर, ये बात हो रही है जी उन लोगों की जो बहरी जहाज के ऊपर जॉब करते हैं और उनका ज्यादा वक्त समंदर में ही गुजरता है, बहरी जहाज के ऊपर, शिप के ऊपर। तो ये जो सी फारर है बेसिकली, ये बंदा मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, जो फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर नहीं रह रहा होता, ये समंदर में रह रहा है, बहरी जहाज पे ज्यादा टाइम गुजार रहा है, तो इसकी जो सैलरी इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी अगर वो पाकिस्तानी है और अगर वो पाकिस्तान फ्लैग वेसल पे है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाइक या गाड़ी खरीदते हैं तो उसको किसी शहर में रजिस्टर कराते हैं, तो इसी तरह शिप भी किसी मुल्क में रजिस्टर होता है। और जो शिप पाकिस्तान में रजिस्टर होगा उसकी उसको बोलेंगे पाकिस्तान फ्लैग वेसल। और अगर आपका स्टे 183 डेज से ज्यादा है उस वेसल के ऊपर, तो अ, ऐसी सूरत में आपका जो सैलरी इनकम है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। और अगर आप पाकिस्तान फ्लैग वेसल पे नहीं है, यानी पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में वो शिप रजिस्टर हुआ है, तो फिर उसमें डेज की लिमिट नहीं है, बल्कि आपने ये कंडीशंस पूरी करनी है जो कि नीचे भी लिखी हुई आएंगी। वो कंडीशंस अगर आप पूरी कर दोगे तो आपकी सैलरी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। वो दो कंडीशंस क्या हैं जी? इनकम रिमिटेड टू पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल विद इन 2 months ऑफ द रेलिवेंट टैक्स ईयर। तो अगर आपने ये कंडीशंस पूरी कर दी तो इसका मतलब कि आपकी सैलरी इनकम जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। जो सी फारर है, मर्चेंट नेवी का जो सेलर है, उसकी सैलरी एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। यहाँ पे उसका 183 डेज से ज्यादा स्टे होना जरूरी है पाकिस्तान फ्लैग वेसल के ऊपर। अच्छा जी, अलाउंस टू पर्सन वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, ये भी एक बहुत सिंपल सी एग्जामेशन है कि अलाउंसेस जो भी दिए जा रहे हो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड पाकिस्तान, दीज शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। यानी उन अलाउंसेस की बात हो रही है जो सिर्फ इसलिए उसको दिए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा सरकारी मुलाजिम जो सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म करता हो और उसकी इन सर्विसेज की वजह से उसको कोई अलाउंस मिल रहा है जो पाकिस्तान में उसको नहीं मिल रहा था, बाहर मिल रहा है, तो दैट अलाउंस विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। लास्ट वन इज फुल टाइम टीचर और रिसर्चर। Tax payable in salary shall be reduced by 25% if following conditions are fulfilled। सिर्फ और सिर्फ सैलरी का जो टैक्स है उसको रिड्यूस किया जाएगा बाय 25%। कंडीशंस क्या है? इंडिविजुअल इज फुल टाइम टीचर और रिसर्चर इन नॉन प्रॉफिट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। तो अगर वो फुल टाइम टीचर रिसर्चर है तो उसकी जो भी सैलरी पे टैक्स बनेगा स्लैब रेट अप्लाई करने के बाद, उसको 25% से आप रिड्यूस कर देंगे, इंक्लूडिंग इन एनी गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये जो एग्जाम्पशन है ये हासिल नहीं है किसको? above is not applicable to teacher for medical profession who derive income from a private medical practice or receive share of consideration received from patients। ना ये जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं ना, इसमें ये यहाँ पे ये प्रोविजन उनके लिए रेलेवेंट है कि अगर कोई प्रोफेसर डॉक्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा है और साथ में मेडिकल कॉलेज है और वो वहाँ पे पढ़ा भी रहा है, टीच भी कर रहा है, ठीक है।
या वो रिसर्च वर्क भी कर रहा है। तो अब ये जो डॉक्टर है इसकी जो सैलरी इनकम होगी, ये जो टीचिंग से आ रही है, इसको रिड्यूस करना है 25%। टैक्स पहले इसके वर्कआउट करेंगे और टैक्स को बाय 25% रिड्यूस करेंगे ना। ये जो 25% से रिड्यूस करेंगे, अगर तो यही बंदा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हो, या फिर हॉस्पिटल्स ने एक और अरेंजमेंट किया होता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस अपना क्लिनिक खोलोगे, अपनी सारी मशीनरी रखोगे, एक्सरे मशीन, लैब टेस्ट, ये वो, तो आप हमारे पास ही शाम को बैठ जाया करें, प्राइवेट प्रैक्टिस हमारे पास ही कर लिया करें। तो हम जो पेशेंट से पैसे मिलेंगे उसमें आपको शेयर आपका भी दे देंगे, आपको भी कुछ हिस्सा दे देंगे। तो अब ये जो 25% वाली इसको रिलैक्सेशन हासिल थी, ये हासिल नहीं रहेगी। तो आपकी सैलरी जो भी होगी फुल टाइम टीचर या रिसर्चर की, उसके ऊपर टैक्स स्लैब अप्लाई करेंगे आप। टैक्स स्लैब अप्लाई करने के बाद एक अमाउंट ऑफ टैक्स बनेगी। उस ये जो टैक्स की अमाउंट बनी, इसका 25% कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो मैं ज़रा फिगर से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करें कि एक सैलरी इनकम आ रही है 18,10,000, ठीक है जी, और ये सैलरीड पर्सन हो गया। तो अब हम इसके लिए देखते हैं कि सैलरीड पर्सन के स्लैब कौन से वाले अप्लाई होते हैं। मतलब एक सेकंड में स्लैब्स ओपन। अच्छा जी, इसके अब ये सैलरीड पर्सन इंडिविजुअल है, तो हम इसकी सैलरी के ऊपर हमें पहले स्लैब्स वर्कआउट करने पड़ेंगे। तो 18,10,000 अगर हम देखें तो ये फोर्थ स्लैब में फॉल करता है, ठीक है, फोर्थ स्लैब ये वाला स्लैब बनता है कि वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 18 लाख और 25 लाख, इसके दरमियान है। और इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा 90,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। तो ये हम वर्कआउट कर लेते हैं। टैक्स कितना हुआ जी इसके ऊपर? टैक्स बनेगा 90,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख, वो है 10,000। ठीक हो गया। सो 10,000 के ऊपर हम 15% कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 1,500। ठीक है जी, तो ये हो गया 91,500। ये इसके ऊपर आपने टैक्स वर्कआउट कर लिया। अब 91,500 का 25% आप कैलकुलेट करेंगे, तो इस 91,500 इंटू 25%, तो ये बना 22,875। तो ये 22,875 जो आपने अमाउंट वर्कआउट की, इसको अब आप इसमें से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, 22,875 को हम माइनस कर देंगे, तो 91,500 में से माइनस कर देते हैं 22,875। ये आ गया 68,625। सो 68,625 ये इसकी टैक्स अब बनेगा, टैक्स इम्पोज ये वाला होगा। नाउ अब ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स उस वक्त हो जाती है जब आपके पास सैलरी के अलावा भी कोई हेड ऑफ इनकम आ जाए। ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं उसमें भी कुछ आमदनी आ गई, तब आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? अब ये 18,10,000 नहीं है, बल्कि 18,30,000 है। ठीक है जी, तो अगेन पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये सैलरीड पर्सन है या नहीं, तो इसका 75% वर्कआउट करेंगे आप। ठीक है जी, तो 75% वर्कआउट करने के लिए 18,30,000 इंटू 75%, तो ये बन जाता है 13,72,500। तो आपकी जो सैलरी इनकम है वो ज्यादा है 75%, तो इसका मतलब सैलरीड पर्सन हुआ, तो स्लैब वही रहेगा। तो अब इसके ऊपर मैं दोबारा से टैक्स वर्कआउट करता हूँ। तो अब जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 90,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख, जो कि अब कितनी है? 30,000। तो 30,000 इंटू 15%, ये हो गया जी 4500। तो 4500 ये हो गया, तो ये हो गया 94,500। नाउ अब 25% जो आपने लेना है वो तो सैलरी इनकम का लेना है, क्योंकि जो एग्जाम्पशन अवेलेबल है वो सैलरी इनकम के ऊपर है। ठीक है, सो हम एक दफ़ा दोबारा वापस चले जाते हैं
एग्जेम्पशंस वाले रेलेवेंट स्लाइड के ऊपर ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स पेबल इन सैलरी शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। तो अगर सैलरी को 25% से, तो ये तो अब जो 94,500 है ये तो सैलरी के हेड ऑफ इनकम पे भी है और बिजनेस दोनों की इनकम शामिल करके है ये वाला टैक्स। तो अब मुझे पहले इसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सैलरी का टैक्स कितना है और बिजनेस का कितना है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब इस प्रॉब्लम को हल करने का तरीका क्या है? तरीका नंबर 1 ये है कि आप सैलरी के ऊपर सैलरी के स्लैब रेट्स अप्लाई कर दें। सैलरी इनकम कितनी थी? 18,10,000। तो 18,10,000 के ऊपर जब मैं टैक्स वर्कआउट करूंगा सैलरी का, तो वो हमने पीछे वर्कआउट भी किया था, तो वो कितना बनता है? 91,500। तो 91,500 टैक्स बना। ये सैलरी का टैक्स है प्योरली, और इसी का 25% हम बनाएंगे। और वो 25% कितना बनाया था हमने? 22,875। तो 22,875 इज द अमाउंट जो कि अब मैंने माइनस करनी होगी पूरे टैक्स में से। पूरा टैक्स कितना था अभी जो मैंने इस बंदे का वर्कआउट किया है? 94,500। तो 94,500 में से माइनस 22,875। ठीक है जी, ये तरीका नंबर 1 है। तरीका नंबर 2 ये है कि आप टैक्स का अमाउंट देखो कितना है, 94,500। और ये किन इनकम्स के ऊपर है? इन दो इनकम्स के ऊपर, 18,10 और 20,000। तो आप क्या करें? 18,10,000 और 20,000 इसके दरमियान इस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो वो कैसे करेंगे आप? उसका तरीकेकार ये होगा, सिंपल प्रोपोर्शनेट मेथड आपने फॉलो करना है। 94,500 इसको आप डिवाइड कर दें 18,30,000 जो कि टोटल बनता है, और मल्टीप्लाई कर दें 18,10,000 से। तो ये हो गया 93,467। तो ये आ गया जी 93,467। ये इसका कंपोनेंट आ गया। इसको टोटल करें तो ये 18,30,000 होता है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? अगला कैलकुलेशन, 94,500 डिवाइडेड बाय 18,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। तो ये हो गया 1,033। 1,033 ये हो गया। ये इसका पोर्शन बन गया। अगर मैं इसको टोटल करूं, 1,033 में जमा करूं 93,467, तो ये कितना बनता है? 94,500, यानी कि वही टोटल बनता है। अब 94,500 का ब्रेकअप आ गया मेरे पास। इसके ऊपर अब 25% की रियायत मौजूद है। तो इसको अब क्या करेंगे? 93,467 इंटू 25%, 23,367। तो ये बनता है 23,367। ठीक है, 23,367 ठीक हो गया है। तो अब ये 25% जो अमाउंट बनी आपने, इसको आप यहाँ पे माइनस कर लें, 23,367। नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 25% अमाउंट ये बन रही है, यहाँ पे ये दोनों मेथड्स का आंसर सेम नहीं है। तो विच मेथड टू बी यूज्ड? नाउ बुक्स जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट दोनों ही ठीक है। जो विच आई हैव सीन, जो प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता है वो ये वाला मेथड है। लेकिन जो थ्योरेटिकली मैंने बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में देखा है, वो ये वाला मेथड है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में सिचुएशन, प्रॉब्लम ये कि स्टूडेंट फिर क्या करे, ये वाला फॉलो करे या ये वाला करे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें जो कैलकुलेशन बनाए वो प्रैक्टिकल मेथड से बनाएं, और साथ में एक्सप्लेन कर दें कि एक सेंटेंस लिख दें कि इसका एक और मेथड से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, और वो ये है कि सैलरी इनकम के ऊपर सैलरी के स्लैब्स लगाकर उसका 25% लिया जाए। इसको मेंशन कर दें, लेकिन सॉल्व इस तरीके से करें जो प्रैक्टिकली जिस तरह से किया जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट exemptions. Thank you very much. Take care now.